भूले। मालिक, आज से आपके 19 साल पूरे हो गए और आपने 20वें साल में कदम रखा है। ये लीजिए आपके सारे जमीन जायदाद के कागजात, और ये हैं आज तक के नाफा नुकसान के हिसाब। साथ में खजाने में सारे पैसों के हिसाब इसमें है। आप नजर फेर लो तो अच्छा हो। अच्छा, तो इतने सालों बाद मेरे पैसे, मेरी जायदाद मेरे नाम हुआ है। बहुत शुक्रिया मुनीम जी। इतने सालों से आप इन्हें सुरक्षित रखकर मुझे सौंप रहे हैं। जिंदगी भर आपके आभारी रहूंगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो मैं इजाजत चाहूंगा। मैं गाँव जाना चाहता हूँ। पर ऐसा क्यों मुनीम जी? यहाँ पर तो आप खुशी है ना? अचानक से ऐसी निर्णय ले ली? कोई और बात हो तो मुझे बताइए, उनके समाधान निकालने की कोशिश मैं करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है मालिक। उम्र के लिहाज से मैं अब काम छोड़ना चाहता हूँ मालिक, सच में। ओह, तो ठीक है। आपको कभी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद कर लीजिएगा, या फिर से आपको नौकरी करने की इच्छा हो लौट आइएगा। आपकी उम्र से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेरे साथ हो तो बस। आपने मुझ पे इतना भरोसा किया, धन्यवाद मालिक। मगर एक बात बोलूंगा, आप बुरा ना माने तो खुद का काम हमें खुद ही देखना पड़ेगा, वरना वो ठीक से नहीं होंगे। आपका मन काम से हटा, काम वाले आपके पीछे से काम चोरी करने लगेंगे। संभल के रहिएगा। जी अच्छा, आप खुद ही देखिएगा। अच्छा मुनीम जी, आपका पोता चंदू, वो बचपन में मेरे साथ ही पढ़ता था ना? अब क्या करता है कहाँ वो? चंदू आज शहर में महाराज के स्थावर में आर्थिक मंत्री बन गया है। होशियार बच्चा है। उसकी काबिलियत देखकर महाराज ने उसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। ओहो, इस तरफ आए तो मुझसे मिलने को कहिएगा। मिले कई साल हो गए। अब आप चलिए। फिर मुनीम जी ने नंदू के हिस्से की जमीन जायदाद उसे सौंपकर अपनी नौकरी छोड़ दी। ऐसे दिन गुजरने लगे, पर नंदू ने अपने काम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अरे ओ, जल्दी जल्दी हाथ चला, दूध बेचने जाना है। कहीं नंदू बाबू ने मुझे देख लिया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। काहे हड़बड़ा रहे हो? वो आलसी बाबू हिया काहे आएगा? वो तो घर पर बैठकर दोस्तों संग गप्पे लड़ाइबे। कहाँ का हो रहा है उको का पता? हाँ हाँ, छोटी उम्र में तिजोरी भर के पैसे जो मिल गए उसे अब काम क्यों करेगा? दोस्तों के साथ आवारागर्दी करेगा। ई लो, दूध पकड़ो, दूर गांव बेच आओ। उकी तरह आलसी बनकर अपने गांव में ना ही बेचना। कोनो दिन पकड़े जाओगे तब हमका ये नौकरी छोड़ के जाना पड़ी। क्यों भाई, चबूतरे में बैठे हो? काम पे नहीं जाओगे? शाम को मेरे पैसे लौटाने वाले थे, याद है? अरे मैं काम पे जाऊं या ना जाऊं, मेरे हिस्से के पैसे मुझे शाम को मिल जाएंगे। तू शाम को घर आ और पैसे ले जा। अच्छा सुन, तू शहर की तरफ जा रहा है ना, तो देख मेरा बेटा खेलने के लिए लकड़ी का घोड़ा मांग रहा है, एक लेते आना। शाम को इसके भी पैसे दे दूंगा। तुम्हारा काम भी अच्छा है भाई। नंदू बाबू तो घर से निकलने से रहा। आएगा भी तो शाम को नाटक देखेगा या मुर्गियों पे दांव लगाएगा। इसके अलावा खेत की तरफ तो आंख उठा के देखेगा नहीं। अच्छा मालिक मिल गया है तुमको। अय्याशी के लिए भी किस्मत होनी चाहिए। आवारागर्दी करने वाले को मालिकाना मिल जाए तो हम कुछ भी करें चल जाएगा। तुम्हें भी लगवा दूं क्या? बोलो, काम धाम कुछ करना नहीं है, पर काम के पैसे मिल जाएंगे। खेत की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ती यार। रहने दो, मेरे 2 एकड़ जमीन मेरे लिए काफी है। उसी पे खेती करके जी लूंगा। छोड़ो, मेरी उधारी तुम मेरे घर पे आके चुकाना। जब उधार लेनी थी तो घर तक पहुंच गए थे, अब क्या मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पास? आके पैसे दे जाना, और तुम्हारे बेटे के लिए घोड़ा लाऊंगा ना, उसे भी ले जाना। मुझसे तेरी तरह नहीं जिया जाएगा भाई। तू जा, मैं शाम को मिलता हूँ। क्यों बे सोमू, इतनी देर लगा दी? सब आके पैसे लेके चले गए। आगे से देर करेगा ना तो आधे पैसे काट लूंगा तेरे, समझ गया ना? अब डांटना बंद भी कीजिए और मेरे हफ्ते भर के पैसे हिसाब करके चुकता कीजिए। बाकी बातें बाद में करेंगे। ये ले, गिन के देख ले। अरे दिन का 5 मोहरों के हिसाब से 6 दिन के 30 मोहरे बनते हैं। ये क्या, आपने 24 मोहरे ही दिए हैं? यानी कि दिन का 1 मोहर के हिसाब से तुम्हें रिश्वत देनी पड़ेगी। नहीं तो तुम जब काम करने आते हो तो 9 घंटे की बजाय 6 घंटे भी काम नहीं करता। ऊपर से कुछ दिन तो गायब हो जाते हो। खेत में काम करने वाले हर किसान को मैं ढील देता रहूं। नंदू बाबू के पास में तुम सबके हाजिरी का हिसाब देकर हिसाब करके वक्त पे पैसा दिलाता हूँ कि नहीं? इतना कुछ देखता हूँ, मेरा कुछ नहीं बनता है क्या? चिल्ला रहा है, दिन का 1 अशर्फी काट रहा हूँ तो। अब चल भाग यहाँ से। ये भी सच्ची है, यहाँ तो सब चोर है। अब अपने बीच हिसाब क्या करना? पैसे तो नंदू बाबू के हैं, हमें क्या करना? तो अगर छुट्टी करेगा तो गांव के चौराहे पर मत बैठना, घर पे रह, ये गांव से बाहर जा। नंदू बाबू ने देख लिया तो दोनों की नौकरी खा जाएगा। अरे उसमें इतनी समझ कहाँ, समझता तो कब का सुधर जाता। इस तरह नंदू के पास काम करने वाले किसान कूली, दूध वाला,
सब्जी ढोने वाला, हर कोई अपने मन मर्जी का काम करते थे और सारी चीजों को खुद ही बेचकर अपने आप में बांट लेते थे। ऐसा चल रहा था। रामदीन एक दिन पूरे साल का नाफा नुकसान का हिसाब देने नंदू के घर पहुंचा। मालिक, हमारे खेती बाड़ी का और सब्जियों के उपज से जो हिसाब बनते हैं आपको बताने आया हूँ मालिक। अच्छा मुनीम जी, इस साल मुनाफा कितना हुआ है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो? नहीं मालिक, इस साल खेती बाड़ी से हमको कोई मुनाफा नहीं हुआ मालिक। ऊपर से खर्च के एवज में 100 एकड़ पर नुकसान 5000 अशरफियाँ तक हुई है मालिक। सब्जियों की फसल भी ठीक नहीं हुई, वहाँ पर भी नुकसान हुआ है मालिक। और साथ में अरे ये क्या मुनीम जी, पिछले 2 साल से तो आप सिर्फ नुकसान ही बताते आ रहे हैं, पर मेरे पास से ये खर्च वो खर्च दिखाकर पैसे ले जाने के अलावा वापस मुझे 1 पैसा भी आपने नहीं दिया। आपके आने से पहले पिछले मुनीम जी जो थे वो हर साल कम से कम 10,000 अशरफियाँ तो मुनाफा दिखाते थे। आप मुझे मुनाफा दिखाना तो दूर, हर बार मुझसे पैसे लेते ही जा रहे हैं। हो क्या रहे हैं यार? अब क्या बताऊं छोटे मालिक, पिछले साल बाढ़ की वजह से फसल का नुकसान हुआ। इस साल खेती बाड़ी से हमको उपज बहुत कम मिला। ऊपर से कुलियों ने दाम बहुत बढ़ा दिया। दिन का 7 अशरफी दो, नहीं तो आने से मना करते हैं। एक बार आप खेत पर आकर देखो तो पता चले। हर चीज पर मैं नजर रखूं तो आप किस काम के? हिसाब दिखाने आ गए। चलिए जाने दीजिए। इस साल तो कम से कम कुछ तो मुनाफा कमा के दिखाइए, वरना मुश्किल हो जाएगा। मालिक, अब हमारे हाथों में क्या रखा है बताइए? सब भगवान की इच्छा है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। ठीक है मालिक, अब आप आराम करिए, मैं काम पे चलता हूँ। अच्छा सुनिए, आज पास के गांव में हरिश्चंद्र नाटक खेलने वाले हैं। वो गोपी और शंकर को मेरे यहाँ भेज दीजिए, तीनों देखाएंगे। छोटे मालिक, मेरी बात मानिए, आप उनका साथ छोड़ दीजिए। जब तक आपकी जेब में पैसे हैं तब तक वो आपको नहीं छोड़ेंगे। उनकी जेब में तो पैसे होते नहीं हैं। आपके साथ रहकर सारे सुख भोग रहे हैं, ऊपर से आपकी तरह हम पे मालिकाना रुआब झाड़ रहे हैं। आप अपने काम से काम रखिए, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। आपको ठीक लगे तो रहिए, वरना छोड़ के जाइए। चलिए काम पे लगिए। इस तरह रामदीन मुनाफे वाले फसल को भी नुकसान का बताकर सारे पैसे अपनी जेब में डाल लेता था। नंदू भी पैसों के साथ अपना मन मर्जी करता था। ऐसा चल रहा था तो एक दिन मुनीम जी का पोता और नंदू के बचपन का दोस्त चंदू नंदू से मिलने आया। अरे चंदू, कितने साल हो गए तुझे देखे। आजा आजा बैठ। कैसे आना हुआ? आजकल कहाँ रहता है, करता क्या है बता? सब कुछ ठीक चल रहा है। महाराज के अस्थावर पर आर्थिक मंत्री बन गया हूँ। घर भी वही है, वेतन अच्छा है और रहने की जगह भी अच्छी दी है। तू कैसा है रे? सब ठीक ठाक चल रहा है? अरे काहे का ठीक ठाक, मुझसे तो कोई धंधा बंदा होता नहीं। खेतों से भी कोई आमदनी हो नहीं रही है। गौशाले में इतने सारे गाय हैं, पर दूध बेच के आमदनी से ज्यादा उनको खिलाने पिलाने में पैसे लग रहे हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। इन झमेलों से कैसे बाहर निकलूं, यही सोच रहा हूँ। अच्छा तेरी तो यहाँ कोई घर वर भी नहीं है ना? तू जब तक गांव में है मेरे यहाँ ही रुकना। वैसे कौन से काम से आया है? अरे यार, मैंने सुना है कि तू 10 एकड़ जमीन बेचना चाहता है, वही खरीदने के लिए यहाँ आया हूँ। तू जमीन कितने में बेचना चाहता है ये पता चल जाए तो पैसे लेके वापस आऊँ। अच्छा ये बात तुझ तक पहुँच गई? हाँ भाई, मेरे जो 100 एकड़ जमीन है उनमें से 10 एकड़ बेचने का सोच रहा हूँ। मेरे पास खर्चने के पैसे ही नहीं है। 100 में से 10 एकड़ कम हो जाएंगे तो कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, इसलिए। ये भी सच है, 100 में से 10 जाएगा फिर भी 90 तो रहेगा ही। चल छोड़, 10 एकड़ तू कितने में बेचना चाहता है बता, जरा मैं सोच लूं। खरीदार तो तू ही है ना भाई, ऊपर से आर्थिक मंत्री जो ठहरा, उस 10 एकड़ का तू ही एक भाव लगा दे। ठीक है, फिर मैंने एक भाव सोच रखा है, उससे ना तू ना मैं दोनों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। चलेगा ना? ठीक है भाई, वैसे भी कुछ खरीदना हो, कुछ करना हो, तुम्हारे दादाजी पैसे नहीं देते तो कुछ होता नहीं था। आज तू खुद से 10 एकड़ खरीदने आ गया, इसका मतलब तेरी हालत सुधर गई। तो तेरी जीत का रहस्य क्या है, जरा मुझे भी बताना भाई, मैं भी थोड़ा सुधर ही जाऊँ। ज्यादा कुछ नहीं यार, मैं भी पहले कोई कामकाज नहीं करता था, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। एक दिन मुझे एक सफेद कौवा दिख गया, पर वो कौवा जब बोलता है ना तो सुनने में बड़ा मजा आता है। जिस दिन वो कौवा मुझे दिख गया उसी दिन से मेरी किस्मत बदल गई यार। बहुत जल्द महाराज के स्थावर में बढ़िया सा पद मिल गया, साथ में वेतन भी बहुत अच्छा मिल गया। कुछ पैसे बचा लिए, पिछले साल पास के गांव में 10 एकड़ जमीन खरीद ली। इस साल तेरे से 10 एकड़ खरीद लूंगा। ऐसा क्या? तो वो सफेद कौवा मिलेगा कहाँ? मुझे दिख जाए तो अच्छा, मेरी किस्मत भी खुल जाएगी। वैसे भी नुकसान पे नुकसान ही होते जा रहा है। जरा बता दे वो सफेद कौवा मिलेगा कहाँ? जिंदगी भर तेरा आभारी रहूंगा। ये बताना मुश्किल है कि वो सफेद कौवा कहाँ कहाँ जाके बैठता है। तू सुबह सुबह उठ जा और गांव भर छान मार, कहीं ना कहीं कौवा जरूर दिख जाएगा।
दिख गया तो तेरी किस्मत खुल गई। ये ले, तुझे मैं 2000 अशर्फियाँ बयाना दे रहा हूँ। मैं वापस 1 महीने बाद आता हूँ और बाकी पैसे देकर लिखा पढ़ी कर लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है भाई, तो इत्मीनान रख, मैं किसी और को नहीं बेचूंगा। समझ ले तूने जमीन खरीद ली, पर कल से मैं उस सफेद कौवे को ढूंढने के काम में ही जुट जाऊंगा। मैं 1 महीने बाद वापस आने वाला हूँ ना, इस दौरान तू कोशिश जारी रख। गांव अच्छे से छान मार, वो जरूर तुझे दिख जाएगा। चल मैं चलता हूँ। फिर चंदू अपने भाग्य को बदलने वाले सफेद कौवे के बारे में बताकर वहाँ से चला गया। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह नंदू नींद से जागा और उस सफेद कौवे की खोज में वो आसपास के गांव छानने निकला। अगले 4 दिन वो सुबह सुबह जागता और आसपास के गांव खंगालता। फिर 5वें दिन, अरे बाप रे, आज 5वां दिन हो गया। इतने सारे गांव छान मारे, पर वो सफेद कौवा मुझे दिख क्यों नहीं रहा? सारे गांव छान मारा, पर अपने गांव को छोड़ दिया। कहीं वो कौवा अपने ही गांव में तो छिपा नहीं है। अब तो मुझे अपने ही गांव में ढूंढ के देखना पड़ेगा। चलते चलते वो फिर गांव के चबूतरे की तरफ चल पड़ा। नंदू को आते हुए सोमू ने देख लिया। बाप रे, आज तो मालिक घर से निकलकर गांव तक पहुंच गए। मैं काम चोरी करके यहाँ बैठा हूँ, पता चल गया तो मेरी नौकरी जाएगी। मुझे तुरंत यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा। अरे वाह, हमारा गांव कितना सुंदर है। वो सफेद कौवा जरूर यहीं कहीं होगा। अरे यहाँ तो हमारी सब्जियां उगती है ना, देखते हैं काम कैसा हो रहा है। अरे जल्दी निकलो ना, बाजार क्या सब सब्जियां खरीद कर लौटने के बाद पहुंचोगे? जल्दी जाओ, सारी सब्जियां बेचकर पैसे गिनकर ले आना। हाँ, जा रहा हूँ, रुको। मैं देख रहा था कहीं रामदीन आसपास तो नहीं है। उसने अगर देख लिया तो हिस्सा मांगने लगेगा। वैसे भी ये मालिक से छिपछिपा के बेच रहे हैं। अरे रामदीन तो यहाँ हो चाहे ना हो, शाम को आएगा और अपना हिस्सा मांग कर ले जाएगा। वो तो देना ही पड़ेगा। तुम अभी निकलो। हम चोरी छिपे सब्जियां बेच रहे हैं, इस बात को गुप्त रखने के लिए अरे उस रामदीन को कुछ न कुछ हिस्सा तो देना पड़ेगा। लल्लू के सब्जियां लेकर बाजार निकलने के बाद ये सब देखने वाला नंदू, यानी कि हमारे खेत में उगने वाली सारी सब्जियां ये चोरी छिपे बेचते हैं और मुझसे आके कहते हैं कि फसल उगी नहीं रही है, नुकसान हो रहा है। ये सारी बातें रामदीन को भी पता है और वो मुझे ठग रहा है। जब वो खुद ही हिस्सा ले रहा है तो मुझे बताएगा भी क्यों? अच्छा रामनाथ जी, आप मुझे ही ठगने लगे थे। आपको जरूर पाठ पढ़ाऊंगा। पहले मुझे उस सफेद कौवे को ढूंढ लेने दीजिए। फिर नंदू जब तक अपना खोज खत्म करके लौटा, शाम हो गई। घर लौटने के रास्ते में अपने गौशाले के पास कुछ आवाजें सुनकर रुक गया। सुना, आज ना 2 घड़ा दूध दोया है, इसे बेचू ना तो कम से कम 10 अशर्फियाँ मिल जाएंगी। अच्छा सुनो ना, लौटते वक्त तुम्हारे लिए जरी की साड़ी ले आऊंगा। नीली पीली मत उठा के लाना, बढ़िया सा हरा रंग वाला लाना। सारा पैसा साड़ी पर लुटा मत देना। शाम को 3 मोहरे रामलाल को देनी है। हाँ हाँ, रामलाल ने तो मालिक से कह दिया, ये गाय आजकल दूध वूध देते नहीं है, अब उसका हिस्सा तो देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आमदनी भी रुक जाएगी, है ना? अच्छा, तो ये लोग भी मुझे ठगे जा रहे थे। एक खेत की सब्जियां बेच रहा है, दूसरा दूध बेच के खा रहा है, यानी कि ये सारे पैसे जब मेरे ही हिस्से के हैं तो नुकसान की कोई बात ही नहीं। अब तक ये सारे मिलकर मुझे उल्लू बनाकर धोखा दे रहे थे और रामदीन भी इनके साथ हाथ मिला रहा था। ऊपर से हिसाब देने आता है तो मुझे नुकसान गिना जाता है। वो रामदीन, ऐसा नहीं होता तो 100 एकड़ जमीन होने के बावजूद नुकसान क्यों होगा? कल सुबह उठकर खेत चला जाऊंगा, जाके देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। फिर दूसरे दिन सुबह नंदू निकला और अपने खेत पहुँचा। वो खेत पहुँचकर देखा खेत में कोई है ही नहीं। अब तो समय 8 बजने वाला है, पर एक भी मजदूर खेत नहीं पहुँचा। अरे कम से कम रामदीन भी काम पे नहीं पहुँचा। मालिक मालिक मालिक, छोटे मालिक, इतनी सुबह आप खेत में क्या कर रहे हैं? बुला भेजते तो मैं ही आ जाता। वैसे नारियल पानी मंगाऊं क्या आपके लिए? ज्यादा बोलोगे तो नारियल उठा के सर पे मारूंगा। हिलते ढुलते अकेले आ रहे हो, एक भी मजदूर दिख नहीं रहा है कहाँ सारे मजदूर? उनको तो 6 बजे तक यहाँ होना चाहिए, आए क्यों नहीं अभी? मालिक मालिक आएंगे मालिक, 1 घंटे में सब आ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? उन्हें आने में घंटा भर और लगेगा? यानी कि आप सब कामचोर बन गए हो और मुझे ठग रहे हो, है ना? पर पूरी मजदूरी तो हर हफ्ते आकर मुझसे वसूल करके ले जाते हैं आप, यानी कि आपका भी इसमें हिस्सा होगा। मालिक मालिक, इसमें भी मतलब किसी भी चीज में मेरा कोई हिस्सा विस्सा नहीं होता है मालिक। मुझ पर आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो मालिक। काम वाले वक्त पर नहीं पहुँचे तो मेरी क्या गलती है मालिक? रामदीन जी, आपकी सारी हरकतें मुझे पता चल गई है। शर्म नहीं आती? आप उनसे हिस्सा ले रहे हो, उन्हें गलतियाँ करने पर उकसा रहे हो। मेरी खेत की फसल आप बेच खा रहे हो और मुझे नुकसान गिना जा रहे हो। हे राम,
आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। बस बस बहुत नाटक कर लिए, मुझे सब पता चल गया है। गौशाला के मजूर से लेकर सब्जियां बेचने तक से यहाँ खेत मजूर के हाजिरी तक मैं सब देखते आया हूँ। आप सब एक होकर मेरे पेट पे लात मार रहे थे। अभी मैं सैनिकों को बुलाता हूँ, रुकिए। वो खुद आकर आपको हर बात अच्छी तरह से समझा देंगे और जिंदगी भर आपको कैद में रख भी देंगे। मालिक, छोटे मालिक, बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मालिक, आगे से मैं कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, बाकी आप सोच लीजिए। आपको जिंदगी अगर कैद में नहीं गुजारनी है, एक ही रास्ता बचा है। पिछले 2 सालों से मेरा जो नुकसान होता आया है, करीब 1 लाख अशरफी होंगे। वो आप मुझे किस तरह से लौटाएंगे मुझे नहीं पता, पर सारा रकम मुझे 4 दिन में चाहिए, नहीं तो तुझे और बाकियों को एक साथ कारागार में डलवा दूंगा। इसके बाद 4 दिन में रामलाल सारे पैसे जुगाड़ करके लाया और नंदू को लौटा दिया और रामलाल को नंदू ने काम से निकाल भी दिया। आगे से सारे कामों का मुआयना नंदू खुद ही करने लगा। एक दिन चंदू उससे मिलने आया। हाँ भाई नंदू, बाकी के पैसे मैं ले आया, कागजात भी बनवा लाया हूँ। तू ये पैसे वैसे ले ले और एक हस्ताक्षर कर दे तो 10 एकड़ मेरे नाम हो जाएंगे। जमीन के बारे में बाद में बात करते हैं। मैं 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, वो सफेद कौवा मुझे दिखा ही नहीं है। वैसे वो तुझे कहाँ दिखा था, इतना तो बता दे यार। तूने तो सफेद कौवा देख ही लिया है और उसकी आवाज भी सुन ली, कितनी मधुर आवाज है उसकी। अरे तू क्या बोल रहा है यार, मैंने सफेद कौवे को देखा ही नहीं, उसकी आवाज भी नहीं सुनी। अरे भाई, तू सुबह सुबह जाग के गांव छानने निकला था। दूध बेचने वाले से लेकर सब्जी बेचने वाले, खेत के किसान कूली, ऊपर से रामलाल जी की पूरी कहानी, इतना सब कुछ तुझे दिख गया ना। यही है सफेद कौवा जिसे तूने ढूंढा। फिर तूने सच को जाना, आलसीपन छोड़ा। तेरा काम दूसरों को सौंपने के बजाय अब खुद ही देख रहा है, यानी कि तुझमें मेहनत करने की इच्छा जाग रही है। यही सफेद कौवे की आवाज है। खुद मेहनत करने पर सफेद कौवे की आवाज सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना। अरे वाह चंदू, तूने मेरी आंखें खोल दी। पुश्तों से मिली दौलत को खर्चते हुए आज तक जीता रहा। तूने जो सफेद कौवा दिखाया ना, उसने 2 साल का सारा नुकसान मुझे वापस दिलवा दिया। यार देखना, वो 10 एकड़ जमीन मैं अब बेचना नहीं चाहता। तू बुरा मत मानना, तेरे पैसे मैं लौटा देता हूँ। तुझ तक जानकारी पहुंचाने के लिए मैंने तुझसे 10 एकड़ खरीदने का नाटक किया। सच बोलूं तो तेरी जमीन खरीदने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। मेरे दादाजी है ना, वही तेरे मुनीम जी, उन्होंने तेरे बारे में बताया और तुझे सही रास्ते पे लाने को कहा, तो मैंने तेरे साथ नाटक कर लिया। देख यार, बुरा मत मानना तू। उस दिन से नंदू ने काम पे मन लगाया